हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। लास्ट जो वीडियो के अंदर हमने ये परियोजना विधि कर ली थी कंप्लीट, उसके बाद में इसके दोष कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगमन और निगमन विधि। तो आगमन विधि के अंदर ये गुण और दोष इसके अंदर यहाँ पर है। आगमन विधि को संश्लेषण यानी कि विश्लेषण विधि कहते हैं और निगमन विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर आगमन विधि के शिक्षा सूत्र और इधर वाली साइड में आएंगे निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। तो आगमन विधि अब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो चलो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर और निगमन अज्ञात से ज्ञात की ओर। उदाहरण से नियम की ओर चलती है अज्ञात आगमनात्मक विधि, और ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर, निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर। आगमन विधि पूर्ण से अंश की ओर और निगमन विधि अंश से पूर्ण की ओर। आगमन विधि सरल से जटिल की ओर और निगमन विधि जटिल से सरल की ओर। आगमन विधि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और निगमन विधि अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। यह मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है आगमन विधि, और यह अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। उसके बाद में आगमन विधि निकट से दूर की ओर चलती है और निगमन विधि दूर से निकट की ओर चलती है। आगमन विधि अनुभव से तार्किकता की ओर और ये निगमन विधि तार्किकता से अनुभव की ओर। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर और निगमन विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र संश्लेषण विधि के समान होते हैं, परंतु गुण दोष विश्लेषण विधि के समान होते हैं। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र सामान्यतः विश्लेषण के समान होते हैं, परंतु गुण दोष संश्लेषण विधि के समान होते हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न पत्र के अंतर्गत ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पूछा जाए तो उत्तर आपके प्रथम विकल्प की वरीयता में आगमन विधि का चयन करेंगे। सबसे प्राचीन और सर्वाधिक रूप में उपयोग में ली जाने वाली विधि इसके नाम ना होने पर संश्लेषण विधि विकल्प उत्तर होगा। यदि परीक्षा में अज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र पूछा जाए तो उत्तर के प्रथम विकल्प की वरीयता में निगमन विधि का चयन करेंगे। इसके ना होने पर विश्लेषण विधि का चयन किया जाएगा। उसके बाद आगमन विधि की बात करें, यह शिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक संबंधित पाठ्य वस्तु को विभिन्न उदाहरणों से उपकरणों से वस्तुओं को सरल से जटिल की छात्रों के समक्ष कक्ष में प्रस्तुत करता है और जिनका निरीक्षण करके सभी छात्र स्वयं समस्या का समाधान करते हैं। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में रहती है। यह शिक्षक की सबसे प्राचीन और सरल विधि है जिसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आगमन का मतलब होता है आ प्लस गमन यानी की ओर, यानी सरल से जटिल की ओर। सूत्र होता है उदाहरण नियम और प्रतिपुष्टि। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र देखें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्व से अंश की ओर। उपरोक्त नियमन होंगे। उसके बाद में आगमन विधि के पद चरण सोपान देखें। उदाहरणों को परिभाषित करना अथवा प्रस्तुतिकरण करना, उदाहरणों का निरीक्षण करना, अवलोकन करना, नियमों को प्रतिपादित करना और प्रतिपुष्टि अथवा सत्यापन करना। आगमन विधि गुण देखते हैं। मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि है। यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर निर्भर करती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी प्रकृति का होता है। यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति के गुणों का विकास करती है। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। यह विधि गणित, विज्ञान और प्रायोगिक विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। यह विधि मंद बुद्धि, पिछड़े, कमजोर बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। दोष की बात करें, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। यह विधि बालकों में श्रवण शक्ति का विकास नहीं करती है। यह विधि छोटी कक्षा तथा प्राथमिक बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। उसके बाद में यह विधि सिद्धांतिक विषयों को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है क्योंकि इसमें उदाहरण नहीं है। यह विधि पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है। उदाहरण पर आधारित उच्च स्तरीय पाठ्य वस्तुओं का अभाव है। निगमन विधि की बात करें, यह शिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जो आगमन विधि के विपरीत विशेषताएं रखती है, जिसमें शिक्षक संबंधित पाठ्यपुस्तक को प्रस्तुत करता है जिनका समाधान करने से पहले छात्रों के समक्ष विभिन्न सूत्र, सिद्धांत, नियम प्रस्तुत करना और उनके बाद उदाहरण देता है जिसके अंत में प्रतिपुष्टि करता है। सूत्र की बात करें तो नियम, उदाहरण, प्रतिपुष्टि यानी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी लाल बटे कक्का यानी साधारण ब्याज की बात करें मूलधन दर इंटू समय बटा 100। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र की बात करें, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है और अंश से पूर्ण की ओर चलती है। निम्न विधि के पद या चरण सोपान देखते हैं। नियमों को परिभाषित करना अथवा प्रस्तुत करना, उदाहरणों को प्रस्तुत करना, निष्कर्ष मूल्यांकन करना, प्रतिपुष्टि और सत्यापन करना। निगमन विधि के गुण की बात करें, यह विधि समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करती है। यह विधि बालकों में श्रवण शक्ति का विकास करती है क्योंकि सूत्रों को रटने पर बल देती है। यह विधि समय, श्रम और धन की दृष्टि से खर्चीली विधि नहीं है। यह विधि उच्च स्तरीय कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि गणित, विज्ञान, प्रायोगिक विषय, भाषा, व्याकरण के लिए उपयोगी है। दोष की बात करें, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि नहीं है। बालकों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता, खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं करती है। मंद बुद्धि, पिछड़े, कमजोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान अस्थायी प्रकृति का होता है। इस विधि से प्रत्येक प्रकरण को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। यह विधि छात्रों को क्रिया करके सीखने का अवसर नहीं देती है क्योंकि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर निर्भर नहीं है।
उसके बाद में संश्लेषण और विश्लेषण की बात करते हैं। तो संश्लेषण के अंदर देखें, संश्लेषण पूर्णाकार होता है, समग्र होता है, समेटता है, बांधता है, जोड़ना होता है, समन्वित करना होता है। विश्लेषण का मतलब करें, विश्लेषण मतलब बिखेरना, तोड़ना और विभाजित करना या वर्गीकृत करना। उदाहरण के तौर पे घास उदाहरण है तिनका, घास का उदाहरण है तिनका। लकड़ी है बंडल। उसके बाद में शारीरिक रचना है हड्डी। और पाठ्यक्रम है इसके बाद में पाठ। ये यानी कि ये तो संश्लेषण के अंदर आ गए, ये और उसके विश्लेषण के अंदर आ गए। तो तिनके का घास में मिल जाना अंश से पूर्ण है, तिनके का घास से अलग होना पूर्ण से अंश है। संश्लेषण विधि की बात करें, यह शिक्षण की ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक संबंधित पाठ्य पुस्तकों का समाधान करने से पहले उसमें संबंधित छोटे छोटे खंडों एवं अंशों को जोड़कर पूर्णाकार करता है। उसके बाद छोटे छोटे खंडों एवं अंशों में वर्गीकृत करके छात्रों को समझाता है और विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर अधिगम की प्राप्ति करते हैं। संश्लेषण विधि जर्मन विद्वान मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और गेस्टाल्ट के गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से प्रभावित है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार समग्राकार, जिसके मूल में सूझ निहित होती है और समझ धीरे धीरे निरीक्षण से विकसित होती है। संश्लेषण विधि सरल स्पष्ट है, जो बालकों को पूर्णाकार से छोटे छोटे अंशों की ओर जाकर अधिगम कराती है। संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र। संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र आगमन विधि के समान होते हैं, परंतु गुण दोष और निगमन विधि के समान होते हैं। उसके बाद में विश्लेषण विधि की बात करें, यह शिक्षण की ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षण समग्र विषय वस्तु को एक साथ प्रस्तुत न करके अपितु छोटे छोटे खंड एवं अंशों में विभाजित करके विश्लेषण व्याख्या करता है, जिसके अंत में पूर्णाकार रूप से प्रस्तुत करता है। विश्लेषण विधि कहलाती है। विश्लेषण विधि शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर संवाद, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं। शिक्षण प्रश्न पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं। उसके बाद दोनों प्रश्न निष्कर्ष मूल्यांकन करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक दार्शनिक सुकरात माने जाते हैं, जिनका प्रयोग विश्लेषण विधि में किया गया है। विश्लेषण विधि निगमन विधि के समान होती है और शिक्षण सूत्र भी समान होते हैं, परंतु गुण दोष आगमन विधि के समान होते हैं। प्रयोगशाला शिक्षण की विधि की बात करें तो लेबोरेटरी टीचिंग मेथड विज्ञान के समस्त विषयों की भांति भौतिक, रसायन, जैविक, वनस्पति, जीव विज्ञान, भूगर्भिकी, खगोल, चिकित्सा विज्ञान की भांति गणित में भी अपनी एक निश्चित प्रयोगशाला होती है। यह शिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से शिक्षण संबंधित पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और सभी छात्रों को सामूहिक रूप से प्रयोगशाला के माध्यम से स्वयं समस्या का समाधान करने के लिए कहता है। इस विधि में छात्र सक्रिय होकर स्वयं क्रिया करके प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं। शिक्षक की भूमिका मार्ग निर्देशन के रूप में होती है। त्रिभुज के तीन कोणों का योग दो समकोण अथवा 180 डिग्री के बराबर होता है। क्रमांक है ये। उसके बाद उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण अथवा 180 डिग्री के बराबर होता है। उपकरण विद्यार्थी सिद्ध करने के लिए उपकरण सामग्री को एकत्रित करेंगे। कार्ड शीट, गत्ता, प्रकार, पेंसिल, चांदा, फुट्टा, स्केल, कैंची आदि। विधि क्या है, विद्यार्थी कैंची की सहायता से सरल स्पष्ट रूप से त्रिभुज की निश्चित नाप को ध्यान में रखते हुए कैंची की सहायता से त्रिभुज की आकृतियाँ बना सकेंगे। प्रेक्षण की बात करें, आकृति है। उसके बाद त्रिभुज के कोणों की माप है ये 90, 60, 60, 30 आगे। उसके बाद में कुल योग LABC। उसके बाद 180 डिग्री यानी कि 90, 60, 30, 180 और उसके 120, 30, 30 और 180 डिग्री, 60, 60, 30 यानी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आकृति बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। निष्कर्ष एवं मूल्यांकन, विद्यार्थी उपरोक्त सारणी एवं आकृतियों के आधार पर कैंची के माध्यम से कार्यशीट को निश्चित माप के आधार पर आकृति बनाते हुए निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। सावधानी, छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि कागज के बाईं ओर रचना करनी चाहिए। प्रयोगशाला विधि के गुण देखें। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर निर्भर है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी प्रकृति का होता है। उसके बाद देखें, यह विधि छात्रों को कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से सीखने का अवसर देती है। यह विधि छात्रों में अमूर्त तार्किक चिंतन के गुणों का विकास करती है। तार्किकों की तार्किक तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति के सीखने से अवसर देती है। यह विधि छात्रों में रचनात्मकता, सृजनात्मकता कौशलों का विकास करती है। यह विधि उच्च स्तरीय कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि प्राकृतिक विज्ञान, प्रायोगिक विषयों के लिए भी अधिक उपयोगी है। उसके बाद में बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, इन्हें टीचिंग एड्स। शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन उपकरणों, साधन, वस्तुओं का उपयोग में लेता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण रूपी कलाकार के हाथ में एक उदाहरण, उपकरण, वस्तु, साधन है जिसके माध्यम से संबंधित पाठ्य वस्तु को कक्ष में छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट, रोचक बना देता है, जिससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। भारतीय उच्च शिक्षा विभाग कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक को शिक्षण सहायता सामग्री को शिक्षण के लिए उपयोगी बनाना चाहिए, चाहे वह सामग्री अच्छी हो या बुरी, जिससे माध्यम शैक्षिक क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन होगा। एक अमेरिकी शोधकर्ता स्पष्ट है कि सुनने से 10% और देखने से 50% और देखने सुनने से 90% से भी अधिक यानी 51 से 100% तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक चीनी कहावत है कि एक बार देखना 100 बार सुनने की अपेक्षा कई बार बेहतर अच्छा है।
शिक्षण सहायक सामग्री को प्रमुखतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंदर प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, क्रियात्मक और कंप्यूटर अनुदेशन सामग्री। जिसके अंदर अप्रक्षेपी के अंदर दृश्य सर्वे और दृश्य सर्वे आ जाएंगे, जिसमें प्रदर्शनी, दृश्य के अंदर प्रदर्शनी द्विआयामी त्रिआयामी आ जाएंगी। प्रक्षेपी सामग्री क्या होती है? प्रक्षेपी का अर्थ होता है उद्दीप्त करना या प्रदर्शित करना, बाहर निकालना या प्रक्षेपण करना। यह शिक्षण की वह सामग्री जिसका उपयोग शिक्षक कक्षा कक्ष में संबंधित पाठ्य वस्तु की सामग्री को छात्रों के समक्ष विभिन्न तकनीक एवं उपकरणों के माध्यम से प्रक्षेपित करके बोर्ड पर प्रेषित करता है। अतः प्रक्षेपी सामग्री स्वयं में शिक्षण की सामग्री नहीं है, एक यंत्र मशीन है जिसके माध्यम से पाठ्य सामग्री प्रक्षेपित की जाती है, जैसे स्लाइड है, फिल्म पट्टिका है, यानी जो आपकी डायस्कोप है। और उसके बाद में डायस्कोप यानी जादू की लालटेन बोलते हैं, मैजिक लैम्प बोलते हैं, एपीडायस्कोप जैसे चित्र विस्तारक यंत्र होता है जो चित्र को बड़ा कर देता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो आपके शिरोपरि यंत्र बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, और प्रोजेक्टर ये प्रक्षेपी सामग्री के अंदर आते हैं। अप्रक्षेपी सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जिसका प्रयोग शिक्षक संबंधित पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते समय शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोगी बनाता है। स्वयं में ही शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसका प्रदर्शन शिक्षक करता है। यह 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। यानी कि श्रव्य का मतलब होता है ऑडियो। इस शिक्षण की प्रक्षेपी सामग्री है जिसका संबंध श्रवण इंद्रियों या कानों से होता है, जिसका प्राप्त ज्ञान 10% तक होता है। उदाहरण टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन इत्यादि। ग्रामोफोन की बात करें, यह सर्वे दृश्य सहायक सामग्री है जिसमें संगीत का ज्ञान कराया जाता है। इस सामग्री का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदराज स्थानों पर पिछड़े हुए निरक्षर लोगों को ध्वनि के माध्यम से संगीत गाने, कविता, निबंध वाचन, नाटक के कथोकथन आदि का ज्ञान कराया जाता है। लिंगवाफोन की बात करें तो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेजिस्टिक नॉलेज है, ये भाषाई ज्ञान देता है। यह भी ग्रामोफोन के समान होता है। यह सर्वे सहायक सामग्री है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदराज स्थानों पर अशिक्षित लोगों को ध्वनि के माध्यम से वर्णमाला, शब्द, वाक्य, शब्दावली, शब्द उच्चारण, अभिवादन आदि का ज्ञान करवाया जाता है। दृश्य सहायक सामग्री यह सामग्री होती है जिसका संबंध दृश्य इंद्रियों से होता है अथवा नेत्र अथवा आंखों से होता है, जिसमें प्राप्त ज्ञान 11 से 50% तक होता है। यह सामग्री 3 प्रकार की होती है, प्रदर्शनी, द्विआयामी, त्रिआयामी। प्रदर्शनी की बात करें तो ये सूचना पट आ जाएगा, श्याम पट आ जाएगा, चाकबोर्ड बोलते हैं जिसको, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड जिसमें खादी बोर्ड लगा होता है, इसके अंदर सूचनाएं लिखी जाती है। उसके बाद द्विआयामी बोर्ड के अंदर रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट और मॉडल, और त्रिआयामी के अंदर कठपुतलियाँ, नमूने, प्रतिचयन या निर्देशन सैंपल होते हैं। उसके बाद में चुंबकीय बोर्ड आ जाएगा और सिम्स टेंट आ जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें द्विआयामी के अंदर ग्राफ, आलेख, कार्टून, ग्लोब, जियोमेट्रिक बॉक्स और डस्टर पुस्तक। दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें, यह सामग्री होती है जिसका संबंध दृश्य श्रव्य इंद्रिय, कान और आंख से होता है, जिससे प्राप्त ज्ञान 51 से 100% तक होता है। इस सहायक सामग्री से प्राप्त ज्ञान अधिक रोचक एवं स्थायी होता है, कक्षा कक्ष में सजीवता, रोचकता लाता है और वातावरण में जीवन पर्याय बना देता है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों को ज्ञानेंद्रियों से सीखने का प्रवेश द्वार कहा है। यह परिभाषा ध्यान में रखना दोस्तों, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों को इंद्रियों से सीखने का प्रवेश द्वार कहा है। यह सामग्री छात्रों में कक्षा कक्ष के अंदर अवधान, ध्यान केंद्रण, प्रत्यक्षीकरण से पाठ्य वस्तु को सीखने का अवसर देती है, जैसे टेलीविजन है, सिनेमा है, जैसे फिल्म, कंप्यूटर, संगणक बोलते हैं जिसको कक्षा कक्ष में शिक्षण हो गया। शिक्षक के हाथ में कक्षा कक्ष में ध्वनि चित्रित मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जो शिक्षक में प्रयोग में लिया जाता है, नवाचार युक्त सामग्री है। क्रियात्मक सहायक सामग्री देखें तो यह शिक्षण की वह सामग्री है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर विद्यालय के बाहरी वातावरण में सहभागी सदस्य बनकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। यह सामग्री वातावरण में उपलब्ध होती है जिनका प्रयोग शिक्षक न करके स्वयं बालक करता है, जैसे मेले, प्रदर्शनी, संग्रहालय, विज्ञान प्रदर्शनी, ऐतिहासिक भ्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण जागरूक रैलियाँ। उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक सहायक सामग्री, जिसके अंदर देखते हैं यह शिक्षण की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार तकनीक युक्त कंप्यूटर, इंटरनेट पर आधारित वह सामग्री जिसके माध्यम से बालक अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। उदाहरण के तौर पर www, गूगल, इंटरनेट, ईमेल और चैटनेट, यूजनेट, पुशनेट, उसके बाद में टेलनेट, अणु पुस्तकें, अणु पुस्तकालय, अणु विद्यालय। उसके बाद मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं। मापन और मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है वैल्यू यानी कि गुण, यानी गुणात्मक, यानी भाव, क्रिया, चरित्र, प्रमाण, यह शैक्षिक होता है। उसके बाद अंकन की बात करें, अंकन मापन, मात्रात्मक, संख्यात्मक, ज्ञानात्मक यानी ज्ञान पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। अंक तालिका वह शैक्षिक होता है, यह शैक्षिक होता है और यह शैक्षिक होता है। उसके बाद में बात करें कक्षा कक्ष का परिणाम, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होने चाहिए। मूल्यांकन में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही सम्मिलित होते हैं।
मापन का मतलब होता है, मापन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग है जो मात्रा होता है। मापन निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जो शिक्षक के द्वारा बालकों की समीक्षा के समाधान के लिए कक्षा कक्ष में उपयोगी बनाता है। उसके बाद मापन एक मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है जो छात्रों की ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन करती है, जिसका संबंध पाठ्य पुस्तक से होता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, एक पक्षीय ज्ञानात्मक होता है। मापन के द्वारा विद्यार्थी की संपूर्ण शैक्षिक उपलब्धियों का आंकलन करता है, जिसके लिए उन्हें अंक तालिका दी जाती है। मापन के द्वारा छात्रों को अंक प्रतिशत ग्रेडिंग दी जाती है। मापन निदान के साथ साथ उपचार भी करता है अथवा समीक्षा का समाधान करता है। उसके बाद देखिए, मापन के अंतर्गत 4 मापनी होती है जिसके माध्यम से परिणामों का पता लगाया जाता है, जिसके अंदर नामित मापनी होती है, क्रम निर्धारण मापनी होती है, वर्ग अंतराल मापनी होती है, अनुपात मापनी होती है। मापन के अंदर 4 प्रकार के मापनी होती है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। नामित मापनी, नाम के द्वारा, उसके बाद में क्रम निर्धारण मापनी और वर्ग अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। उसके बाद में मापन परीक्षण की बात करें तो मापन के अंदर बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण और अभिवृत्ति परीक्षण काम में लिया जाता है। मूल्यांकन की बात करें, एवेल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील एवं प्रगतिशील रहती है। मूल्यांकन का संबंध संपूर्ण शैक्षिक स्तर में विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का आंकलन ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन का संबंध मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों से है। मूल्यांकन में मापन सम्मिलित होता है। मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक स्तर में वर्तमान में 2 बार किया जाता है, जो शिक्षक के अंत में होता है, जिसके लिए अंक तालिका का प्रमाण पत्र दिया जाता है। मूल्यांकन शिक्षक उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के शिक्षण का तथा छात्र के अधिगम का आंकलन किया जाता है। शिक्षण शास्त्री क्रोनबेक के शब्दों के अंदर हम देखें तो मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा तक हुई है तथा छात्रों में कौशलात्मक परिवर्तन कहाँ तक हुए हैं का आंकलन ही मूल्यांकन कहलाता है। ये शिक्षण शास्त्री क्रोनबेक के शब्दों के अंदर, क्रोनबेक क्या कहते हैं कि मूल्यांकन के अंदर शिक्षक और जो शिक्षार्थी है वो दोनों ही चीज़ का निर्धारण करते हैं कि उनका शिक्षण की उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, ये क्रोनबेक कहते हैं। उसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी 1961 के अनुसार, एनसीईआरटी 1961 में इनकी स्थापना हुई थी एनसीईआरटी की। तो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, शिक्षण में मूल्यांकन प्रविधि कहाँ तक सफल हुई है, बालकों में अधिगम अनुभव कहाँ तक प्राप्त किया है अथवा बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कहाँ तक हुआ है, इसका आंकलन ही मूल्यांकन है। उसके बाद मूल्यांकन की विशेषता बात करें, शिक्षण शास्त्रियों ने एक अच्छे अथवा आदर्श मूल्यांकन की 5 विशेषता बताई है, जिसमें वैधता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और स्पष्टता और व्यापकता। ये इस प्रकार के यानी कि 5 गुण होने चाहिए उसके अंदर मूल्यांकन, तभी वह मूल्यांकन वैध माना जाएगा, यानी कि अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। वैधता का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, वैध परीक्षण वे कहलाते हैं जो उद्देश्यपूर्ण होते हैं। जब मूल्यांकनकर्ता के द्वारा किसी निश्चित प्रकरण से शिक्षण के बाद छात्रों का परीक्षण किया जाए तो प्राप्त परिणाम सदैव वैध होगा, जैसे वैधता कहलाते हैं। विश्वसनीयता की बात करें, जब मूल्यांकनकर्ता पर समय, स्थान, परिस्थिति, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अपेक्षित परिणामों पर ही व्यवहार नहीं पड़ता है, यानी अपेक्षित जो परिणाम है उन परिणामों पर भी व्यवहार नहीं पड़ता है, तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है, यानी कि उसका जो प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। एक समान स्तरीय परीक्षा का बार बार परीक्षण करने पर परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विश्वसनीयता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता की बात करें, जब मूल्यांकनकर्ता पर परीक्षण करते समय प्राप्त परिणामों पर व्यक्तिगत रुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो परीक्षण सदैव वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं। जैसे परीक्षा के परिणामों पर बार बार अंकन करने पर वही परिणाम निकलते हैं जो पहले बार प्राप्त हुए थे। स्पष्टता की बात करें, जब मूल्यांकनकर्ता के द्वारा पूछे जाने वाले समस्त प्रश्न सरल और स्पष्ट हो तथा छात्रों के मानसिक बौद्धिक समझ के अनुसार हो तो उनमें प्राप्त होने वाले परिणाम को सदैव स्पष्ट होंगे। व्यापकता या समग्रता बात करें, जब मूल्यांकनकर्ता के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न समग्र पाठ्यक्रम से सभी प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक पूछे जाए तो उनसे प्राप्त परिणाम सदैव व्यापक कहलाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न परंपरागत या प्राचीन प्रश्न कहलाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सदैव व्यापक विस्तृत प्रश्न कहलाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण 1845 ईस्वी में होरास मैन यूएसए ने किया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विकास अथवा प्रयोग राइस मैन ने किया था। और उद्देश्यपूर्ण परीक्षण वेद होते हैं। वैकल्पिक प्रश्न प्रत्याभिज्ञान प्रश्न कहलाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न प्रत्यासमरण प्रश्न कहलाते हैं। प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न प्रत्याभिज्ञान प्रश्न कहलाते हैं और रिक्त पूर्तियों की पूर्ति प्रत्यासमरण प्रश्न कहलाते हैं। मूल्यांकन की प्रविधि या तकनीक की बात करें, मूल्यांकन मात्रात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। मात्रात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से लिखित परीक्षण द्वारा होता है, मौखिक परीक्षा द्वारा तो प्रायोगिक परीक्षा द्वारा होता है। लिखित परीक्षा के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न दिए जाते हैं और निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें, उसमें वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, क्रम निर्धारण प्रश्न आते हैं, सम्मिलित प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न आते हैं, सत्य असत्य प्रश्न आते हैं। उसके बाद में अगर गुणात्मक पर मूल्यांकन की बात करें, अनुसूची तैयार की जाती है, प्रश्नावली विलियम वुडवर्थ की है, प्रश्नावली विधि प्रश्नावली की तैयारी वुडवर्थ ने की है, ठीक है ना। साक्षात्कार के द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और समाज मिति विधि जेल मोरोनो की समाज मिति विधि के द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केस स्टडी उपचारात्मक है, समीक्षात्मक बालकों के लिए उपयोगी है, ये भी आपकी गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर आती है। जांच सूची गुणात्मक मूल्यांकन है। रेटिंग स्केल गाल्टन की है जो 1875 में दी गई, गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर आती है। मूल्यांकन के द्वारा परीक्षण किया जाता है, उसके बाद आंकलन किया जाता है, असेसमेंट बनाया जाता है। यानी कि आंकलन दो प्रकार का होता है, निर्माण या रचनात्मक आंकलन और समेकित या समाकलित या योगात्मक आंकलन। निर्माण या रचनात्मक आंकलन से फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं और समेकित समाकलित या योगात्मक आंकलन को सुमेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके F1 F2 F3 F4 यानी 10% होता है, टोटल 40% होता है। और सुमेटिव असेसमेंट ये S1 और S2 होता है, इसके अंदर 30% होते हैं, 60% होता है। आंकलन की बात करें FA1 FA2 के बाद में 10% के बाद में यानी कि SA1 आता है, यानी कि सुमेटिव योगात्मक आंकलन किया जाता है 30%, यानी इसका टोटल जुलाई और नवंबर के अंदर किया जाता है। उसके फॉर्मेटिव 3 फॉर्मेटिव 4 के बाद में 10% यानी कि पाठ्यक्रम के बाद में SA2 यानी योगात्मक आंकलन किया जाता है 30% का, ये दिसंबर और मार्च अप्रैल में किया जाता है, टोटल उसका 100% हो गया। उसके बाद में आप बात करते हैं निर्माण आंकलन यानी कि निर्माणी आंकलन। निर्माणी आंकलन की बात करें, निर्माणी आंकलन शिक्षक के द्वारा कक्षा में अल्प काल में छात्रों की ज्ञानात्मक उपलब्धियों का निरंतर एवं सतत रूप से आंकलन किया जाता है। निर्माणी आंकलन में छात्रों के पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञानात्मक उपलब्धियों का परीक्षण करके आंकलन किया जाता है, जिसे शैक्षिक प्रक्रिया कहते हैं, और उपलब्धियों के लिए अंक तालिका दी जाती है। निर्माणी आंकलन का माध्यम प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख आदि के रूप में किया जाता है। निर्माणी आंकलन निदानात्मक उपचारात्मक दोनों होते हैं। निर्माणी आंकलन संपूर्ण सत्र में 4 बार होते हैं, जो कुल 40%, जिसमें प्रत्येक आंकलन 10% का होता है। योगात्मक आंकलन की बात करें, योगात्मक आंकलन विद्यालय के प्रांगण में होता है, जिसमें विद्यार्थी के समग्र उपलब्धियों का शैक्षिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का आंकलन किया जाता है, जिसकी उपलब्धि के लिए अंक तालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसका माध्यम अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा होती है, इसके अतिरिक्त सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद योगात्मक आंकलन संपूर्ण स्तर में 2 बार होता है, जो कुल 60% का और प्रत्येक 30% का होता है। उसके बाद में दोस्त आगे देखिए, विज्ञान शिक्षण विधि की बात करें, संस्था विज्ञान शिक्षण विधि की बात करें, यहाँ पर विद्यालय कक्षा कक्ष और यानी कि शिक्षक आएंगे, छात्र और अधिगमकर्ता, संस्था प्रधान आ जाएगा। उसके बाद में पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम, उसके समस्या। उसके बाद में एक शिक्षक को संबंधित विषय जैसे विज्ञान की समग्र विषय वस्तु के बारे में क्रमबद्ध व्यवस्थित संगठित और तार्किक ज्ञान ही विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति, दृष्टिकोण, विषय वस्तु उसके का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि विज्ञान की अर्थ है, परिभाषा है, विशेषता, प्रकृति, दृष्टिकोण, विषय वस्तु आदि का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को विज्ञान विषय को बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षण क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद प्रकृति के क्रमबद्ध व्यवस्थित संगठित और अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोग द्वारा सिद्ध और तथ्यों पर आधारित होती है। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान 2 शब्दों में मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान यानी विज्ञान। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंस यानी से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ यानी मैं जानना चाहता हूँ या जानना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है लैटिन भाषा का शब्द सिफिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना। अतः विज्ञान से तात्पर्य अच्छी तरह से व्यवस्थित और संगठित ज्ञान का भंडार होता है। विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ 16वीं शताब्दी के अंत में से माना जाता है। वैदिक काल में ज्योतिष वेदांग नामक शास्त्र था, जिसे विज्ञान के नाम से चर्चित माना जाता है। विज्ञान में निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का अनावश्यक होता है। दोस्तों ये नोट्स है आपके गुरु नोट्स, जो आपके यानी कि चैनल है उसका गुरु नोट्स के द्वारा ये चैनल नोट्स तैयार किए गए। विज्ञान में निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का अनावश्यक है, यानी कि विज्ञान में तथ्यों का होना चाहिए, तथ्यों में कार्य कारण संबंधों का होना चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, भविष्यवाणी होनी चाहिए, निष्कर्ष का होना चाहिए, सामान्यीकरण सिद्धांत का होना आवश्यक होता है। विज्ञान की परिभाषाओं की बात करें, आइंस्टीन के शब्दों में देखें, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। एकीकृत रूप बनाना ही विज्ञान है, अर्थात इसके अंदर आइंस्टीन से अस्त व्यस्त ध्यान में रखना दोस्तों, ऐसे आइंस्टीन ऐसा अस्त व्यस्त।
अनुभूतियों का अस्त व्यस्त विभिन्नताओं का तर्कपूर्ण ही विज्ञान है। उसके बाद में विश्व विज्ञान कोश ब्रिटेनिका के अनुसार नैसर्गिक घटनाओं और उसके बीच संबंधों के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद विज्ञान की विशेषता की बात करें, विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है। विज्ञान प्रकृति के ज्ञान को क्रमबद्ध, संगठित, सुव्यवस्थित रूप से जानकारी प्रदान करता है। विज्ञान तार्किक विचारों से घटनाओं का माध्यम है। विज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य में उसके मस्तिष्क में तर्क को विश्लेषण करने की शक्ति विकसित होती है। विज्ञान के माध्यम से ही सामान्यीकरण के आधार पर नियम सिद्धांत विकसित होते हैं। विज्ञान ही जिसके अध्ययन से मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है। विज्ञान के माध्यम से निश्चित दूरी दिशा का तार्किक ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान की विशेषता मूर्त नहीं होती है और धर्म का विरोधी होता है। उसके बाद में बात करते हैं विज्ञान की प्रकृति। प्रकृति से तात्पर्य है कि विज्ञान एक निश्चित स्वभाव का होना आता है। विज्ञान के अपना एक निश्चित स्वभाव होता है। विज्ञान प्रक्रिया भी उस और इस प्रक्रिया का परिणाम भी है। अतः विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ प्रक्रिया के रूप में सत्य की खोज करता है और परिणाम के रूप में निष्कर्ष में भविष्यवाणी करता है। विज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति अमूर्त व तार्किक चिंतन है परंतु तथ्यों पर आधारित है। विज्ञान की प्रकृति सूक्ष्म व निरीक्षित है। विज्ञान कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, इसीलिए भविष्यवाणी करता है और जो सार्वभौमिक एवं सत्य होती है। विज्ञान की प्रकृति में संकेत, सूत्र, नियम, सिद्धांत होते हैं। विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है। विज्ञान की प्रकृति में क्या, क्यों और कैसे का उत्तर दिया जाता है, प्रश्नों का समाधान किया जाता है। विज्ञान की प्रकृति बालकों में नवीन ज्ञान की प्राप्तियों, खोजी प्रवृत्ति के भाव को विकसित करती है। विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। गणित की प्रकृति गणनात्मक और तार्किक दृष्टिकोण की है। उसके बाद में भाषाई विषयों की प्रकृति आशावादी दृष्टिकोण की है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति सकारात्मक दृष्टिकोण की है। विज्ञान की शाखा एवं क्षेत्र की बात करें, शाखा यानी स्कोप में परिविधि सीमा का निर्धारण। विज्ञान का क्षेत्र व्यापक विस्तृत है, इसको निश्चित सीमा में बांधना संभव नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया, जिसे विज्ञान की शाखा कहते हैं, जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, विज्ञान है या भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आती है। भौतिक विज्ञान के अंदर निर्जीव वस्तु आती है, जैसे भौतिक, गणित, खगोल, रसायन और भूगर्भी की भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं। एनसीईआरटी 1961 के अनुसार विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्य तो शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य यानी ज्ञान यानी कि परीक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी ज्ञान के अंदर हम प्रत्याभिज्ञान यानी और प्रत्यास्मरण यानी कि ज्ञान के अंदर हम पहचान करते हैं, जानकारी परीक्षा देते हैं। विद्यार्थी विज्ञान की उपलब्ध विषय को पढ़कर उसमें विद्यमान अर्थ, अवधारणाएं, संप्रत्यय, परिभाषा, विशेषता, सूत्र, नियम, चिन्ह, संदेश सिद्धांत, तथ्य अन्य के बारे में प्रत्याभिज्ञान या प्रत्यास्मरण, पहचान या जानकारी परीक्षा कर सकेंगे, ले सकेंगे। तो ये शिक्षण का प्राप्य उद्देश्य पहला ज्ञान का। उसके बाद दूसरा है आपका बोध का। बोध या अवबोध, अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना। विद्यार्थी विज्ञान के समस्त विषय वस्तु के आधार पर उसमें उपलब्ध सामग्री के बारे में अंतर, तुलना, वर्गीकरण कर सकेगा और कोर डेटा नॉन कोर डेटा को अलग कर देगा, जैविक अजैविक को अलग कर देगा। त्रुटि के कारणों का पता लगाना बोध है। उसके बाद में तीसरा है ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग। विद्यार्थी विज्ञान की समग्र विषय वस्तु को पढ़कर नवीन परिस्थिति में उसे उपयोगी बना सकेगा। प्राप्त ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोगी बना सकेगा। नवीन अवधारणा, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह विकसित कर सकेगा, जैसे समीक्षा, त्रुटि का समाधान कर सकेगा, निष्कर्ष, मूल्यांकन निकाल सकेगा। कौशल की बात करें, विद्यार्थी विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को सरल स्पष्ट रूप से समझ सकेगा। नवीन चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र आदि के माध्यम से अच्छे से सीख सकेगा। ग्राफ तालिका बना सकेगा। अभिरुचि की बात करें, अभी प्लस रुचि से मिलकर बना है। अभी का मतलब होता है सेल्फ यानी स्व यानी आत्मा, और इंटरेस्ट या मतलब होता है जन्मजात या अर्जित होती है। विद्यार्थी विज्ञान विषय को पढ़कर उसमें अधिक से अधिक रुचि ले सकेगा। उसे वाचनालय पुस्तकालय में जाकर उससे संबंधित नवीन साहित्य को अच्छे से पढ़ सकेगा। विज्ञान के महान वैज्ञानिक महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ सकेगा। उनकी छायांकित फोटो का काटकर एल्बम बना सकेगा। कमजोर सहपाठियों का सहयोग कर सकेगा। कक्षा कक्ष में शिक्षण तथा छात्रों के मध्य परस्पर मधुर संबंध बना सकेगा। उसके बाद अभिवृत्ति की बात करते हैं, अभी मतलब स्व यानी स्वयं, वृत्ति का मतलब देखने का नजरिया, यानी विद्यार्थी विषय वस्तु को पढ़कर प्रकृति घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कर सकेगा। विषम परिस्थितियों में अनुशासन एवं धैर्य बना सकेगा। विचलन नहीं होगा, तार्किक निर्णय नहीं ले सकेगा। उसके बाद शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, विज्ञान शिक्षण यानी सामान्य उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य की बात करें, ये वे उद्देश्य होते हैं जो विद्यालय के प्रांगण में सहगामी गतिविधियों से बालक के आंतरिक वह बाह्य गुणों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाते हैं, जिसकी प्राप्ति दीर्घकाल में प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बालक में वैज्ञानिक तार्किक गुणों का विकास करना, नैतिक चारित्रिक गुणों का विकास करना, वातावरण के प्रति जागरूकता और चेतना लाना, मानवीय गुणों एवं सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, प्रकृति एवं मनुष्य के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य की बात करें, ये उद्देश्य होते हैं जो विद्यालय में कक्षा कक्ष में शिक्षकों द्वारा अल्पकाल में सदैव
प्राय सदैव प्राय होते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होते हैं और शिक्षक जिन्हें शिक्षण के उद्देश्य कहलाता है, जिसके माध्यम से बालकों में अपेक्षित विभागत परिवर्तनीय ज्ञान भाव क्रिया लाता है। उसके बाद में बात करें प्रोफेसर BL ब्लूम एवं उसके सहयोगियों ने शिक्षण शास्त्री क्रथवाल, मसीहा एवं E.J. सिम्पसन ने शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को विकसित किया है, जिन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। इसके अंदर देखें तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक जो है BS ब्लूम का दिया हुआ है, 1956 में दिया था। इसके अंदर आपके ये 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखें भावनात्मक क्रथवाल मसीहा का दिया हुआ है, जो 1964 में दिया था, ये भी 6 हैं। और क्रियात्मक मनोशारीरिक पक्ष के अंदर E.J. सिम्पसन ने दिए थे 1969 के अंदर, 6 भी हैं। उसके बाद में देखें यहाँ पर यानी कि स्मृति का विकास करना, तर्क, बुद्धि, चिंतन, स्मरण, ज्ञान और विवेक, यानी कि आपके जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके अंदर हम तर्क, बुद्धि, चिंतन, स्मरण, ज्ञान और विवेक की बात करते हैं। ज्ञा बोग्या विसमूह, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखेंगे ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी कि ज्ञान और बोध, अवबोध, ये आपके जो आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं ब्लूम ने दिए थे, जिसके अंदर ज्ञान और अवबोध निम्न स्तर के हैं, ज्ञानोपयोग और विश्लेषण मध्यम स्तर के हैं, संश्लेषण और मूल्यांकन ये उच्च स्तर के हैं। यानी पहले ज्ञान, अवबोध, उसके बाद ज्ञानोपयोग, विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा, मूल्यांकन करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं आपके यानी भावनात्मक उद्देश्य, ये आध्यांतरीकरण यानी संवेग, संवेदना, भाव, सुख और दुख पर आधारित होते हैं, जिसमें आग्रहण, अनुक्रिया आएंगी। उसके बाद अनुमूल्यन, विचारण या प्रतीकरण आएगा और व्यवस्थापन या चारित्र निर्माण होगा। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य की बात करते हैं, व्यवहार का क्रिया कार्य का विकास करती है। इसके अंदर बात करें तो उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन करना, स्वाभाविकरण करना और आदत निर्माण करना, ये आपके क्रियात्मक उद्देश्य के अंदर आते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। देखें इसके अंदर हम अगर बात करें ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर ब्लूम के द्वारा दिया गया था, इसके अंदर 6 प्रकार के जो आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जिसमें ज्ञान, अवबोध और अवबोध, उस ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर भावनात्मक पक्ष के अंदर जो आपके आएंगे आग्रहण, अनुक्रिया, उसके बाद अनुमूल्यन और विचारण या प्रत्यक्ष प्रतीकरण, उसके अंदर व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। इसके अंदर ए और विवेच्य आएगा, जिसमें आ का मतलब आग्रहण, ए का मतलब अनुक्रिया, ए का मतलब अनुमूल्यन, वी का मतलब विचारना प्रतीकरण करना, वह का मतलब व्यवस्थापन और च का मतलब चरित्र निर्माण। उसके बाद में उकानी सस्व यानी क्रियात्मक उद्देश्य के अंदर आएंगे, जिसमें उद्दीपन आ गया, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन और उसका स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। उसके बाद आगे चलते हैं। नोट, ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर उच्च मूल्यांकन, भावनात्मक का चरित्र निर्माण तथा क्रियात्मक आदत निर्माण है। ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उच्च स्तर है मूल्यांकन है, भावनात्मक का चरित्र निर्माण, क्रियात्मक का आदत निर्माण है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर बात करें तो प्रोफेसर BS ब्लूम ने 6 दिए हैं, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, अनुपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और NCERT 1966 कहती है ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर आते हैं। ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग तो सेम है। उसके बाद विश्लेषण कौशल कह दिया इसने, और संश्लेषण अभिवृत्ति, अभिरुचि कह दिया, उसके मूल्यांकन अभिवृत्ति का दिया। उसके बाद RCM यानी कि कहते हैं 4 प्रकार, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग और सृजनात्मकता। उसके बाद NCERT की बात करें, NCERT नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली 1961 में। RCM क्या है तो ये आपकी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर यानी कर्नाटका, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर कर्नाटक है ये। उसके बाद देखिए NCERT 1961 के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर ज्ञान, बोध आता है, इनपुट अदा होती है, ज्ञानोपयोग और कौशल प्रोसेस प्रक्रिया होती है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, आउटपुट या प्रदा होती है। सामुदायिक गणित की बात करें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो देखें दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर सामुदायिक गणित। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है जो सदैव समूह समुदाय समाज में रहता है और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसकी प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान गणित का होता है। समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जो सबसे छोटा होता है, जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं। जो प्रोफेसर किंग्सले डेविस यानी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी में कहा है।
यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। समुदाय गणित के अंदर बात करते हैं दोबारा, तो देखिए सामाजिक प्राणी जो सदैव समुदाय समाज में रहता है और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसकी प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान गणित का है। और समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो सबसे छोटा होता है, जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं, ये प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने कहा है। उसके बाद में देखें नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है कि गणित के महत्व को सामुदायिक रूप में स्वीकार करते हुए किसी भी राष्ट्र की उन्नति, विकास, प्रगति उस पर निर्भर करती है। उसके बाद में सामुदायिक गणित मनुष्य एवं समाज के संपूर्ण बाह्य जीवन को प्रभावित करती है, जैसे उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, व्यवसाय, कृषि, उपज मंडी, डाक व्यवस्था, संचार, परिवहन, मुद्रा लेन देन, मानव सामाजिक व्यवस्था आदि। सामुदायिक गणित में निम्न बातों का महत्व जैसे समाज के विभिन्न संबंधों से परस्पर जोड़ने का है, व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक होती है। सामुदायिक गणित का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। योगवेन के शब्दों में गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। सामुदायिक गणित का संबंध व्यक्तियों के जीवोपार्जन मूल्यों से होता है। सामुदायिक गणित समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास करती है। और सामुदायिक गणित वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं धनात्मक दृष्टिकोण को समाज के लोगों को विकसित करता है। सामुदायिक गणित का समाज से परस्पर संबंध होता है। उसके बाद में भाषा गणित की बात करें, गणित शिक्षण में अध्यापक गणितीय अवधारणाओं की जानकारी देता है, विचारों को स्पष्ट करता है और उसे साधारण बोलचाल की भाषा में गणितीय भाषा कहते हैं। गणित एकमात्र ऐसा विषय है जिसके संप्रेषण में बालकों को कठिनाई का अनुभव होता है और उसका समाधान करने के लिए शिक्षक संकेताक्षर भाषा का उपयोग करता है। उसके बाद में गणित, गिब्स ने गणित की अपनी एक भाषा बताई है। गैलीलियो ने भी गणित की अपनी एक निश्चित भाषा का उपयोग करते हुए कहा है कि परमेश्वर ने मानव पूरे ब्रह्मांड में अब उसी में सम्मिलित कर लिया है। उसके बाद गणित भौतिक विज्ञान की भाषा पर निर्भर करता है, निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड में और मानव मस्तिष्क में ऐसी भाषा पूर्व में विद्यमान नहीं थी जिसका वर्तमान में अधिक प्रयोग हुआ है। उसके बाद भाषाई गणित की विशेषता की बात करें, भाषाई गणित अमूर्त एवं तार्किक होती है। गणित की भाषा प्रतीकों, संकेतों, चिन्हों पर निर्भर करती है। गणित की भाषा में विभिन्न प्रकार की भाषाओं के वर्ण लिए जाते हैं। गणित की भाषा में विभिन्न प्रकार के संकेतों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। गणित की भाषा बोर्डमास के सूत्र पर संचालित होती है, जिसका अमूर्त अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड की भाषा से वैश्विक होती है, परंतु इसीलिए गणितीय वैश्विक भाषा कहते हैं। गणित की भाषा मूर्त नहीं होती है। गणित की भाषा सुलझाने वाली और मानसिक रूप से बोझ नहीं है। गणित की भाषा में शब्द, संकेत, वाक्य, चिन्ह, प्रतीक विशिष्ट से सामान्य की ओर होते हैं। उसके बाद ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये साइंस और मैथ के जो टीचिंग मेथड थे, ये हमने फुल लाइन टू लाइन आपका नोट्स का रिवीजन किया है। और मेरे हिसाब से 2 वीडियो बने इसके अंदर करीबन 1 घंटे का, जिसके दोनों स्पीड के अंदर आप 30 मिनट में दे सकते हैं, यानी कम समय के अंदर आपको बढ़िया मैटर और अच्छी क्वालिटी का जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जितना उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।